सो हेलो एवरीवन। तो हम फिर से एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं जिससे कि आप बोर्ड में जो है अच्छे से स्कोर कर पाए। राइट। सो पहले चैप्टर से शुरू करके लास्ट के चैप्टर तक जाएंगे। हम ट्राई करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम ये चैप्टर खत्म कर दें। राइट। तो हमारा जो पहला चैप्टर आता है वो आता है अपना रियल नंबर का। राइट। तो रियल नंबर से हम जो है वो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। राइट। लेकिन ट्राई करेंगे बहुत जल्दी जल्दी हम जो है खत्म करें, और जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है या फिर जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो ज्यादातर प्रैक्टिस करेंगे। राइट। उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेट्स सपोज कि हमने स्टार्ट किया रियल नंबर से। तो रियल नंबर में सबसे पहले जो आता है वो आता है कि रियल नंबर में कौन से नंबर आते हैं। तो दिमाग में रखो कि रियल नंबर में नंबर्स आएंगे हमारे पास। एक तो आएगा रैशनल, और दूसरा जो नंबर आएगा वो आएगा इरेशनल नंबर। राइट। तो एक आता है रैशनल नंबर, दूसरा आता है हमारे पास इरेशनल नंबर। ये तो दिमाग में होना ही चाहिए हमेशा। राइट। तो इसमें जो है रैशनल नंबर क्या होता है ये देखो। अभी रैशनल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सके, p/q फॉर्म में लिख सके। और यहाँ पे p और q दोनों भी इंटीजर होते हैं। इंटीजर क्या बोला मैंने? इंटीजर। अब इंटीजर का मतलब क्या होता है? जो भी नंबर माइनस इंफिनिटी से, नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाए, और वो कैसे हो गए 1 2 3 4, यानी कि पॉइंट नहीं आएगा वहां पे क्या आएगा? बस इंटीजर्स आएंगे, यानी कि सारे नंबर। देखो यहाँ पे 0 है, इसके बाद यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा। राइट। इस साइड। और सिमिलर नंबर लाइन के लेफ्ट साइड पे यहाँ पे -1 आता है, -2 आता है, और जो लास्ट में आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव इंफिनिटी इस तरफ आएगी लास्ट नंबर। और यहाँ पे सबसे लास्ट नंबर क्या आएगा? पॉजिटिव इंफिनिटी, यानी कि अनंत नंबर आएगा कोई, तो बहुत बड़ा नंबर आएगा जो कि पॉजिटिव होगा। सिमिलरली वैसा ही एक नंबर आएगा जो निगेटिव में बहुत छोटा होगा, जो निगेटिव में बहुत बड़ा होगा, यानी कि राइट, जो निगेटिव में बहुत बड़ा होगा ऐसा कोई नंबर आएगा। लेकिन वो सारे के सारे कैसे हो गए? 0 1 2 3। राइट। उसमें पॉइंट नहीं आएंगे। 0 1 2 3 या फिर -1 -2 -3 -4 ऐसे, यानी कि -5.5 ये सब नहीं आता इंटीजर में। राइट। ये इंटीजर में नहीं आता। इंटीजर का मतलब ये होता है कि जिसमें होल नंबर, जो पूरा नंबर आए 1 2 3, हाफ, आधा, या फिर कुछ भी पॉइंट में नहीं आएगा उसमें। ये बेसिक सी सिंपल सी बात है। राइट। तो p/q फॉर्म होगा, और दिमाग में ये रखना होता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। q इज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए होता है क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें, किसी भी नंबर को हम अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो कभी भी वो रियल नंबर नहीं आएगा, वो नॉट डिफाइन होगा। क्या होगा? नॉट डिफाइन, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। राइट। इसके पीछे कारण तुम्हें पता हो तो बताना। राइट। अगर वो नहीं पता है तो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा तुम्हें कि 0 से हम डिवाइड क्यों नहीं कर पाते। राइट। तो ये होता है रैशनल नंबर के पहले बात। तो अब इरेशनल नंबर में वो सारे नंबर होके जो कि कैन नॉट डिनोट बाय p/q फॉर्म, जो कि p/q फॉर्म में हम लिख नहीं पाते। ऐसे सारे नंबर जो कि हम p/q फॉर्म में क्या नहीं कर सकते? लिख नहीं सकते। वो सारे के सारे आएंगे अपने इरेशनल नंबर में। अब और एक दिमाग में बात रखो कि मैंने बताया क्या था तुम्हें कि रियल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। यानी कि याद रखना, एक तो रियल नंबर भी होता है और दूसरा नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में तुम पढ़ोगे 11th स्टैंडर्ड में या फिर 12th स्टैंडर्ड में, जो कि हायर स्टडीज में होता है। राइट। हायर क्लासेस में होगा तुम्हारे बेसिकली। राइट। तो हम अभी पढ़ रहे हैं बस रियल नंबर के बारे में। अब उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के एक अलग नंबर सिस्टम है, वहां पे अलग ज्योमेट्री है, अलग अलजेब्रा है, अलग नियम है वहां के। राइट। तो वो अलग है, लेकिन अभी के लिए क्या है? हमारे पास रियल नंबर है। राइट। तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं। रैशनल नंबर में क्या होगा? p/q फॉर्म होगा। सिंपल सी बात, q इज नॉट इक्वल टू 0, और p एंड q दोनों भी हमारे इंटीजर्स हो गए। इंटीजर्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब इरेशनल में क्या होगा? उसका उल्टा, p/q फॉर्म में तुम लिख नहीं सकते। राइट। अब एक दिमाग में और एक बात रखो, देखो डेसिमल नंबर जो होते हैं, लेट सपोज कि मेरे पास 3.11 है, या फिर क्या हो सकता है 4.12 हो सकता है, या फिर मेरे पास देखो ये ऐसा भी नंबर तुम देखा होगा कि 0.333 आ रहा है, रुक ही नहीं रहा। राइट। और क्या आ सकता है? लेट सपोज कि 0.123 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2, मतलब कोई है नहीं ऐसा, कोई अपने पास ऑर्डर नहीं है रिपीट होने का। लेकिन क्या हो रहा है? रिपीट होते जा रहा है, मतलब वो ऐसा हो रहा है कि वो रुक नहीं रहा, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या?
देखो ये जो फर्स्ट नंबर था 3.11 इतना ही था, तो ये क्या था हमारे पास, ये बेसिकली रुक गया ना, इतना ही था ना हमारे पास, इतना ही नंबर हमारे पास 3.11। तो 3.11 जो होगा हमारे पास वो होगा पहली बात तो टर्मिनेटिंग, क्या होगा, टर्मिनेटिंग, वो टर्मिनेट हो गया, राइट, टर्मिनेट हो गया। 4.12 भी क्या होगा, सेम टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि वो टर्मिनेट हो गया, राइट, खत्म हुआ, उतना ही था वो, उससे ज्यादा नहीं था। अब लेट सपोज में यहां पे आ गया 0.33333, ये रुक ही नहीं रहा, ये रिपीट होता जा रहा है, मतलब ये क्या कहते हो, टर्मिनेट नहीं हो रहा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा कहीं पे, राइट। तो 0.333 क्या होगा हमारे पास, होगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन ये क्या हो रहा है देखना, यहाँ पे ये 0.33 में यहाँ पे लिखता हूं, देखना मैं क्या, मैं 0.33 को 0.3 का बार भी लिख सकता हूं, राइट, पढ़ा हुआ। 0.3 का बार का मतलब क्या है कि जो 3 नंबर है, जो 3 डिजिट है, ये बहुत बार रिपीट हो रहा है आगे, क्या कहते हैं, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है आगे, मतलब 3 ही एक ऐसा नंबर जो कि बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो ये जो है एक तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या ये है नॉन टर्मिनेटिंग, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग। और एक है वो, क्या है वो, रिकरिंग। बताओ रिकरिंग क्यों है, रिकरिंग क्यों है? पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि वो रुक नहीं रहा, बंद नहीं हो रहा, ऐसे ही चला जा रहा है आगे आगे, राइट। और दूसरी बात वो रिकरिंग, रिकरिंग क्यों है, क्योंकि 3 को वो बार बार रिपीट कर रहा है। अब तुम ये वाला एग्जांपल देखो 0.12389112, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि वो रुक नहीं रहा कहीं पे, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, वो क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है। लेकिन एक यहां पे बात रखना, यहां पे कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, यहां पे बस क्या हो रहा है कि वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा, लेकिन इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, राइट। यानी कि ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि वो रुक नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन रिकरिंग है। क्यों नॉन रिकरिंग है? क्योंकि वो कुछ कोई ऐसा नंबर नहीं उसमें कि जो बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। अब इसका और एक एग्जाम्पल क्या होगा, अब इसका और एक एग्जाम्पल क्या होगा, पाई, पता है पाई, जिसको हम लिखते हैं 22/7, राइट, राइट। तो ये 22/7 जो भी होता है ना, 3.14 आगे बहुत बड़ा नंबर होता है, राइट। तो ये जो नंबर है 22/7, ये भी क्या होगा हमारे पास, ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। सिमिलरली √2, ये जो √3, ये जो वैल्यूज है ना, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ये पाई की वैल्यू और सारे की सारे वैल्यूज, यानी कि रैशनल नंबर्स में वो सारी वैल्यूज होगी जिनको तुम p/q फॉर्म में लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर में देखो, अगर मैं बात करूं 4 √4 की, राइट, तो क्या मैं √4 को √2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, राइट। तो बताओ इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 2। क्या मैं 2 को 2/1 लिख सकता हूं, तो 2 क्या हो गया मेरा, p हो गया, q क्या हो गया हमारा, 1 क्या हो गया मेरा, q हो गया। तो p/q क्या हो गया, q, देखो q यहां पे 0 नहीं है, और p/q दोनों भी क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है, क्या है, को प्राइम इंटीजर्स। सो 4 क्या होगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4 रैशनल नंबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं √9 की, तो √9 में भी लिख सकता हूं कि √3 का स्क्वायर को 3 लिख सकता हूं, और 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूं, हो गया तुम्हारा ये p, हो गया तुम्हारा ये q। तो जो भी नंबर तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर है उसका अगर मैंने स्क्वायर रूट लिया तो वो मेरा रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि उसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अब तुम यहां पे ध्यान दो, अगर अब मैं बात करूं √3 की, तो बताओ √3 में क्या करोगे, √3 को तुम सॉल्व ही नहीं कर सकते, राइट। तो √3 को तुम p/q फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। देखो √3/1 आ जाएगा वो, ये तो चलो हो गया हमारा इंटीजर। क्या √3 की वैल्यू इंटीजर क्या आएगी, नहीं आएगी। तो √3 तुम्हारा नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता तुम्हारा, रैशनल नंबर नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इरैशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरैशनल। यानी कि सारे वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उनको अगर मैं रूट के अंदर डाल दिया तो वो क्या बन जाएगा तुम्हारे, इरैशनल नंबर बन जाएगा।
क्या बन जाएंगे, इरेशनल नंबर बन जाएंगे। और सारे नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, अगर उनको मैंने स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिया तो वो क्या बन जाएंगे, तुम्हारे रैशनल नंबर बन जाएंगे। सिमिलरली मैं अगर सिंपली एग्जांपल लूं 5, क्या ये रैशनल है, इरेशनल है, बताओ क्या होगा ये, क्या मैं 5 को 5/1 लिख सकता हूं, राइट, होगा इरेशनल, खत्म बात, होगा इरेशनल, ये रैशनल नंबर हो गया कि p तुम्हारा इंटीजर है, 1 तुम्हारा इंटीजर है, और तुमने p/q के फॉर्म में उसको लिख लिया, खत्म, बात खत्म हुई, बात यहां पे खत्म हुई। और एक बात, ये जो √3, √2, √7 इनका अगर तुमने आंसर निकाले तो ये सारे के सारे आंसर तुम्हारे हो जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो सारे के सारे नंबर जो भी नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो गए, वो सारे के सारे तुम्हारे इरेशनल नंबर्स हो गए। क्या हो गए तुम्हारे, वो इरेशनल नंबर्स हो गए। तो यहां से हमें एक कंक्लूजन मिला कि रियल नंबर्स में हमारे पास दो कैटेगरीज आती है, राइट। पहली आती है रैशनल और दूसरी आती है इरेशनल, राइट। और यहां से हमें और एक बात समझी कि रैशनल में सारे नंबर आएंगे जिनको मैं p/q फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर्स, राइट। इसका मतलब क्या होता है, ये p एंड q दोनों भी क्या है, ये क्या होता है, बिलोंग्स टू का मतलब ये इंटीजर है, राइट। और इरेशनल क्या हो गया, इरेशनल में क्या क्या आता है, पहले तो वो सारे के सारे नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, राइट, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जिनको अगर अंडर रूट में डाल दो तो इरेशनल आ जाएगा, राइट। और क्या आता है इसमें, और क्या आता है इसमें, इसमें आता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, क्या, नॉन रिकरिंग। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, एग्जाम्पल में क्या आएगा, √3 आ सकता है, पाई आ सकता है, या फिर मैं लिख सकता हूँ 0.21379, फिर लेट सपोज 4, और ये जा रहा है ऐसे। तो इसमें कोई ये नहीं है, क्या कहते हैं उसको, इसमें कोई पैटर्न नहीं है कि उसको वो रिपीट हो रहा है, राइट। इसलिए अब इसमें एग्जाम्पल क्या आ सकता है, इसमें एग्जाम्पल आएगा, आ सकता है √4, आ सकता है √9, और क्या आएगा, आएगा 0.3333 दिख रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग, क्योंकि 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होगा, रैशनल हुआ। सिमिलरली तुम्हारा हो जाएगा 1/3, 1/3 को ही तुम 0.33 लिख सकते हो, राइट। इसीलिए p/q फॉर्म में हम 0.33 को लिख पा रहे, समझ में आया, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको लिख पा रहे हैं, राइट। तो ये हो गया। अब इसके आगे हमारे पास कुछ देखो, यहाँ पे दोनों भी प्राइम नंबर है, ये एक और एक बात। लेकिन जब तुम पाई को लिखते हो, तुम पता बोल सकते हो कि सर लेकिन पाई को भी तो मैं p/q फॉर्म में लिख सकता हूँ 22/7, राइट। लेकिन यहां पे ध्यान दो कि 22 तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, राइट। 22 तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, वो नंबर जिसमें बस तुम उस नंबर से और 1 से डिवाइड कर सकते हो, यानी कि उसके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होते, 2 से ज्यादा क्या नहीं होते, फैक्टर नहीं होते। उसका एग्जांपल क्या आएगा, कम देखो 2 टाइप के नंबर होते हैं, अभी एक भी पढ़ लेते हैं, राइट। हमारे पास 2 टाइप के नंबर होते हैं, एक होता है प्राइम, एक होता है कंपोजिट। अब प्राइम में क्या होता है, प्राइम में क्या होता है, बस एक एंड वो खुद, 1 एंड इटसेल्फ, बस इतने ही क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए, इतने क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। कंपोजिट में क्या होगा रे, कंपोजिट में क्या होगा, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। यानी कि अगर मैं बात करूं 5 की, तो 5 क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्राइम नंबर हो जाएगा। वही अगर मैं बात करूं 12 की, तो वो क्या जाएगा तुम्हारा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कंपोजिट, बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो कौन सा है, एक तो 1 है, फिर 2 है, फिर 6 है, 3 है, 4 है, राइट, और खुद 12, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स है, राइट। तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब सिमिलरली अगर मैं जाऊं यहां पे आगे, अब सिमिलरली अगर मैं आगे आ जाऊं तो हम बात करते हैं इसके फैक्टराइजेशन की, इसके फैक्टराइजेशन की। अब देखना
अगर मैं फैक्टराइज करना चाहूं, अब मैं फैक्टर किसको कर सकता हूं? जिसके फैक्टर हो। तो फैक्टर किसके? प्राइम नंबर का तो फैक्टर होते ही नहीं। फैक्टर किसके हो गए? को प्राइम अपने कंपोजिट नंबर के हो गए। तो कंपोजिट नंबर को हम को ऐसे फैक्टर करना पड़ता है जिससे कि वो प्राइम नंबर के फॉर्म में आ जाए। लेट्स सपोज कि मैंने एक नंबर ले लिया 18। क्या लिया? 18। अब अगर मुझे इसका फैक्टराइजेशन करना है तो क्या करूंगा मैं? बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा? एक को छोड़ के 2 से मैं डिवाइड कर सकता हूं बिकॉज इट इज इवन नंबर। तो यहाँ पे क्या आएगा? 18 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? 9 आएगा। बताओ क्या तुम 9 को डिवाइड कर सकते हो 2 से? नहीं। तो 2 के बाद कौन आता है? 3। क्या मैं 3 से कर सकता हूँ? हाँ सर कर सकता हूँ। 3 3 जा 9। बताओ 3 को क्या तुम 2 से डिवाइड कर सकते हो? नहीं। कितने से कर सकते हो? 3 से। तो अगेन 3 आएगा। तो 3 3 जा 1। तो 18 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट। सिमिलरली और एक एग्जांपल ले लो, 180 ले लो। चलो तो 180 को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, कितना आएगा? 90 आएगा। अगेन 2 से डिवाइड करता हूं, कितना आएगा? 45 आएगा। अगेन अब बताओ 2 से डिवाइड नहीं हो सकता बिकॉज 45 इज ऑड नंबर। तो अब मैं कर सकता हूं 3 से कर सकता हूं, कितना आएगा? 15 आएगा। इसके बाद अगेन 3 से कर देता हूं, कितना आएगा? 5। अब 5 को क्या तुम 3 डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते सर, राइट। नहीं कर सकते, राइट। 5 तो नहीं आता ना 3 के इसमें, राइट। तो कितने से करना पड़ेगा? 5 से करना पड़ेगा। तो कितना आया? 1। तो क्या मैं 180 को इन सब की मल्टीप्लीकेशन लिख सकता हूं? तो कितना आएगा वो? 2। ये 2 इंटू 2, राइट, इंटू 3 इंटू ये 3 इंटू 5, राइट। ये होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन एक तरीके से, जो कि मुझे पूर्ण नंबर दे, उसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। उसको कैसे करेंगे? इस मेथड से करेंगे, राइट। अब अगला आता है तुम्हारा एचसीएफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट, राइट। क्या आता है? एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट आता है। लेट्स सपोज मुझे इन दोनों नंबर का 18, इन दोनों नंबर को ही लेते हैं, 18 एंड 180 का मुझे निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है मुझे? एचसीएफ निकालना है। बताओ एचसीएफ अगर मुझे इसका निकालना है तो एचसीएफ यानी कि होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, राइट। तो अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो एक बात समझो, क्या करेंगे? देखो 2 का पावर 1 आएगा बिकॉज एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 इंटू 3 को क्या मैं 3 स्क्वायर भी लिख सकता हूं, राइट, विदाउट एनी डाउट, राइट। अब इसको एक काम करते हैं, नीचे थोड़ा सा लिखते हैं, इसको इन्हें हटा देता हूं मैं पहले, ठीक है। तो क्या मैं 180 को 2 बताओ कितने बार आया? 2 बार आया। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इंटू 3 कितने बार आया? 2 बार आया। 5 कितने बार आया? 1 बार आया। तो 5 raised to 1 हो जाएगा वो, राइट। क्या हो जाएगा वो? 5 raised to 1 हो जाएगा, 5 raised to 1। तो बताओ अगर मुझे एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है मुझे? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए एक होता है आइडिया। देखो उसके लिए क्या करना होता है कि तुम देखोगे कि दोनों में कौन सा कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है। बताओ एचसीएफ में क्या कॉमन है? एक तो 2 है इसमें, इसमें भी 2 है। अब दोनों में कॉमन पहले देखना है तुम्हें, 2 कॉमन है, उसके बाद 3 एक कॉमन है। कितना ही कॉमन है? 5 छोड़ दो फिर। तो एचसीएफ निकालने क्या करोगे तुम? अभी 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन में यहां पे 1 पावर है, यहां पे 2 पावर है। पहले तो तुम देखोगे स्टेप 1 क्या हुआ? कॉमन देखोगे फैक्टर कौन से। दोनों में कॉमन था हमारे पास, एक तो 2 था और एक 3 था। अब 2 का पावर कहां पे कम, कौन सी पावर कम है? 2 raised to 1 कम है। तो यहां पे आ जाएगा 2 raised to 1 इनटू, ध्यान से देखो ये क्वेश्चन 100% आएगा। इसके बाद 3 कॉमन था पहले बात, तो 3 यहां पे भी, यहां पे भी। बताओ लोवेस्ट पावर कौन सी है? दोनों में सेम है। तो क्या करोगे? 3 का स्क्वायर लोगे, राइट, 3 का स्क्वायर लोगे। तो यही तुम्हारा एचसीएफ बन जाएगा। क्या आएगा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, कितना आया? 18। ये बन गया तुम्हारा एचसीएफ। सिमिलरली अगर मुझे इन दोनों का एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम ऑफ 18 एंड 180 अगर मुझे निकालना है तो ध्यान दो क्या करना है आगे। तुम्हें अब सारे फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जो भी फैक्टर्स तुम्हारे इसमें कॉमन होंगे उनको उनके हाईएस्ट पावर से मल्टीप्लाई करना है। लेट्स सपोज मेरे पास ये था, 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट, और 180 को ऐसे। बताओ 2 कॉमन है, 2 कॉमन, एलसीएम का उल्टा है, देखना थोड़ा सा अलग है, देखना ध्यान देना। 18 में 2 raised to 1 है, 180 में 2 raised to 2 है, तो तुम लोगे 2 raised to 2 पहली बात तो, इनटू
अब देखना, अब तुम देखोगे कि 3 स्क्वायर यहाँ पे, 3 स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो क्या करोगे, 3 स्क्वायर को लिख दोगे, ठीक है, कि वो दोनों में सेम है। अब बताओ यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 भी आएगा, यहाँ पे 5 भी आएगा। तो बताओ 2 इंटू 2 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5, राइट, तो ये कितना आएगा, 4 9 जा 36 इंटू 5, ये कितना आएगा 180। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। क्या बनेगा, एलसीएम बन जाएगा। और एक हमारे पास होता है बहुत इंपॉर्टेंट स्टार वाली प्रॉपर्टी, याद रखना, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इनटू एचसीएफ ऑफ सेम टू नंबर्स विल बी इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट टू नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। चलो आगे, यहां पे तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो। लेट सपोज कि मैंने एलसीएम ऑफ ए बी लिया, कितना आया था एलसीएम ऑफ ए बी, 180 आया था, राइट। एचसीएफ ऑफ ए की बी कितना आया था, 18 आया था। और नंबर्स भी क्या थे हमारे पास, और नंबर भी क्या थे, 18 और 180, 18 और 180 दिख रहा है। 180 इंटू 18 और 18 इंटू 180 दोनों भी क्या आएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, सेम ही आएगा, राइट। तो यहां पे ध्यान रखना, यहां पे 18 180 आया है, इसका मतलब कि नहीं हमेशा वही आएगा, राइट। लेकिन मेन प्रॉपर्टी क्या है कि एलसीएम ऑफ ए बी एंड एचसीएफ ऑफ ए बी दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आएंगे भी, राइट। तुम्हें प्रैक्टिस उसकी करनी होगी। अब ये हुआ तुम्हारा एचसीएफ एलसीएम का। अब सेकंड एक क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला, वो आता है कि प्रूफ दैट √2 इज इर्रेशनल, √2 इज इर्रेशनल। तो इसमें जो आंसर होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे लेट, कि भाई चलो मान लेते हैं लेट √2 इज रैशनल, √2 को रैशनल मान लिया लेट सपोज। तो क्या मैं √2 को p/q लिख सकता हूं, और लिख सकता हूं कि q 0 के इक्वल नहीं होगा, राइट, एंड p एंड q बोथ विल बी को-प्राइम्स, ये मैं लिख सकता हूं, राइट। तो उनमें कोई दो से ज्यादा उसमें क्या नहीं होगा, कॉमन कुछ नहीं होगा दो से ज्यादा, राइट। तो ये लिख सकता हूं। अब बताओ मैंने स्क्वायर कर दिया, क्या मैं √2 इंटू क्यू को इक्वल टू पी भी लिख सकता हूं, यहां पे डिवाइड, यहां पे जाके मल्टीप्लाई हुआ। अब मैं करता हूं कि स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड्स करता हूं, क्या करता हूं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जैसे मैं करूंगा क्या आएगा रे, 2q² इक्वल टू p² आएगा, आएगा, ये आएगा। अब अगर ये आया, अगर ये आया तो इससे मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैंने स्क्वायर किया p का, तो वो p² डिवाइड बाई 2, ये जो p² था इसको अगर डिवाइड बाई 2 किया तो कुछ नंबर आ रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली p भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, हम p को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो p/2 भी कुछ नंबर देगा। लेट सपोज n ले दिया उसने, लेट सपोज n दे दिया, तो क्या मैं p को 2n लिख सकता हूं, क्या मैं p को 2n लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, राइट। अब यहां से एक काम करते हैं, जो p कुछ 2n आया ना इसमें पुट करो, p इक्वल्स टू 2n इसमें पुट कर दो। बताओ क्या आएगा, 2q² विल बी इक्वल्स टू p के जगह पे 2n डालना है तो 2n का स्क्वायर, राइट। तो 2q² विल बी इक्वल्स टू 4n²। तो क्या मैं q² को 2n² लिख सकता हूं, राइट। तो q को 2 से डिवाइड करने के बाद कुछ नंबर आ रहा है, q के स्क्वायर को 2 से डिवाइड करने के बाद कुछ नंबर आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो भी 2 से डिवाइड हुआ होगा, राइट। तो अगर मैं q को भी 2 से डिवाइड करूं तो कुछ नंबर देगा। तो क्या मैं q को 2m लिख सकता हूं, राइट। तो यहां से तुम देखना p जो नंबर है वो 2 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है। सिमिलरली q जो नंबर है वो भी किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है, यानी कि दोनों में भी 2 कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन हमने पहले ही माना था कि p एंड q बोथ विल बी को-प्राइम्स, राइट। अगर वो को-प्राइम है तो उनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं चाहिए था, लेकिन यहां पे 2 दिख रहा है कि कॉमन है, तो इससे हम समझ में आ रहा है कि बाय कॉन्ट्राडिक्शन वी कैन से दैट √2 इज नॉट रैशनल, राइट।
दैट इज इरेशनल, राइट, दैट इज, इट इज इरेशनल। ये कहां से आया? कॉन्ट्राडिक्शन से आया। अब इस पे सिमिलर क्वेश्चन यहां पे बनता है, और एक क्वेश्चन बनता है जिसमें हम कहते हैं कि प्रूफ दैट, ये पीटी क्या है? प्रूफ दैट 5 माइनस रूट 2 डिवाइड बाई 7 इज इरेशनल। लेट्स सपोज मुझे ये प्रूफ करना है, तो ये देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं। तो इसमें भी तुम शुरुआत करोगे लेट 5 माइनस रूट 2 बाई 7 इज, इसको प्रूफ तुम ऐसे स्टार्ट करोगे कि भाई ये चलो लेट सपोज कि ये रैशनल नंबर है, तो मैं 5 माइनस रूट 2 डिवाइड बाई 7 को p बाई q फॉर्म में लिख सकता हूं, वेर अगेन q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर कोप्राइम्स, राइट, लिख सकते हो। तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं? ये देखो 7, यहां पे बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है, हर बार मैंने देखा है, राइट। यहां पे ध्यान दो, 5 माइनस रूट 2 बाई 7 इक्वल टू पी बाई क्यू, तो तुम्हें पहले 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। पहले तुम 7 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 7 इस पूरे LHS को, 7 इस पूरे LHS को क्या है डिवाइड में, तो 7 इस पूरे RHS को क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 माइनस रूट 2 क्या बन जाएगा तुम्हारा? 7p बाई क्यू। यही मेथड होगा, ध्यान रखना। अब इसके बाद तुम्हें रूट 2 को एक साइड पे लेके आना होगा, ये हमारा मोटिव है। तो बताओ पहले तुम 5 को ले जाओ वहां पे, तो माइनस रूट 2 इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 7p बाई क्यू माइनस 5, राइट। अब देखना, अब यहाँ पे अगेन, यहाँ पे इसका दोनों का बेस सेम नहीं है, इसका एक है, इसका क्यू है, तो तुम्हें पहले बेस सेम करना पड़ेगा। तो माइनस बेस सेम करना ही होगा, अगर गलत हुआ तो ये क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिलेंगे। भले ही क्वेश्चन इजी है लेकिन इसमें मार्क्स जाएंगे अगर बेस सेम नहीं किया तो। बेस कैसे सेम करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7p इंटू 1 q इंटू 5, एंड ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 7p इंटू 1 कितना आएगा? ऑब्वियसली 7p। माइनस 5 इंटू q कितना आएगा? माइनस 5q। डिवाइड बाय q इंटू 1 कितना आएगा? q ही आएगा, राइट। अब देखना इसके बाद क्या आएगा? रूट 2 माइनस 1 है, तो यहाँ पे दोनों तरफ माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 5q माइनस 7p बाई q, खत्म, राइट, ये बना। लेकिन अब देखना, अब ये आएगा मेन यहाँ पे पार्ट। यहाँ पे तुम क्या लिखोगे? यहाँ पे तुम्हें पता है कि रूट 2 इज इरेशनल, तुम्हें पता है कि रूट 2 इज इरेशनल। रूट 2 क्या है तुम्हारा? इरेशनल है। अगर रूट 2 इरेशनल है, राइट, बट ये जो 5q है, 5q माइनस 7p बाई q will give rational answer. Rational answer. Why? Because q, p are rational, right? And hence by contradiction, therefore by contradiction क्या करोगे? by contradiction क्या कर सकते हो? कि रूट 2 इज contradiction, रूट 2 is not rational. Sorry, by contradiction we can say that this number, which number is not rational. By contradiction, which number is not rational? 5 minus root 2 by 7 is not rational number, right? ये लिख सकते हो, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पे बेस सेम करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना क्वेश्चन में यही करना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट चैप्टर में तुम्हें याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो एक है एलसीएम, एचसीएफ, और हमने जो एक रिलेशन देखा था वो वाला, कौन सा वाला? एक रिलेशन हमने देखा था, राइट, एचसीएफ एलसीएम वाला। कहां पे गया वो रिलेशन? ये वाला जो रिलेशन था, ये वाला एकदम इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यू इस पे पूछे जाएंगे, राइट। क्या करे जाएंगे? एमसीक्यू इस पे पूछे ही जाएंगे, समझ में आया? देन ये वाला रूट 2 इज इरेशनल, इसकी जगह पे रूट 5 आ सकता है, रूट 3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तुम ये यूज करना है, राइट। सिमिलरली क्या आएगा?
यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जिसमें फिर से आएगा क्वेश्चन प्रूव दैट कि दिस नंबर इज इरेशनल, तो ऐसे प्रूव करना होगा। यही चुनिंदा कुछ क्वेश्चन है जो कि इस पे ज्यादातर आते हैं और हर साल आए हैं, राइट। चलो एक अच्छा वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला एक्सप्लेन वेदर नंबर 3, 5 इज अ प्राइम नंबर और कंप्लीट नंबर। तो इसको कैसे करोगे, अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। देखना अभी 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 46 था और प्लस 23 था, राइट। तो इसको क्या मैं 3 इंटू 5 इंटू 13 और 46 को क्या मैं 2 इंटू 23 भी लिख सकता हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन। और 23 को क्या लिख सकता हूं, अगेन 23। बताओ यहां से मैं 23 को कॉमन ले लेता हूं, यहां से और यहां से, तो अंदर क्या बचेगा 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 2, राइट। 13 तो 23 तो बाहर गया, तो इंटू 1 तो कुछ नहीं होगा, और प्लस यहाँ पे कुछ नहीं था तो 23 बाहर निकाला तो 1 इंटू 23 होगा, तो यहाँ पे 1 होगा, राइट। ये होगा, ये बाकी रहा। तो देखना ये जो भी नंबर आएगा, ये जो भी नंबर आएगा इसका एक फैक्टर तो 23 होगा ही होगा, इसका एक फैक्टर तो 23 होगा ही होगा, क्योंकि ये 23 से मल्टीप्लाई करके कुछ आंसर आएगा, 23 से मल्टीप्लाई करके कुछ आंसर आएगा, तो 23 तो एक फैक्टर है ही। अगर 23 फैक्टर है कि नंबर का, तो ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता प्राइम नंबर, बिकॉज प्राइम नंबर में बस 2 ही फैक्टर होते हैं, लेकिन इस नंबर में 3 फैक्टर हो गए, मिनिमम 3 हो गए। एक तो एक नंबर, एक तो हर एक का होता है फैक्टर, और फिर एक खुद का भी फैक्टर होगा, ये नंबर खुद का ही फैक्टर होगा, राइट। और कौन हुआ 23, तो 3 फैक्टर हो गए मिनिमम, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, राइट। तो ये जो क्वेश्चंस है कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं तुम्हारे रियल नंबर में। रियल नंबर में एचसीएफ, एलसीएम, राइट। उसके बाद प्रूव इरेशनलिटी, ये वाला, और कुछ दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस आएंगे, और वो जो रिलेशन मैंने बताया था उस पे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, राइट। उस पे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। इस साल भी बहुत ज्यादा है गारंटी, या फिर चांसेस है कि वो क्वेश्चन उसमें भी आ जाए, राइट। एमसीक्यू में तो आ ही सकता है। तो अब अगला चैप्टर जो है हम जो है देखेंगे पॉलिनोमियल्स का, राइट। इस चैप्टर में बस इतना ही मेन था, तुम्हें ये देखना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और हमेशा एक चैप्टर लेने के बाद तुम्हें एनसीईआरटी पहले सॉल्व करनी है, उसके बाद तुम्हें जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, राइट। और जो भी मेन क्वेश्चंस होते हैं उनकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, उसमें मिस्टेक्स नहीं होने देनी, राइट। यहाँ पे जो था ये पी बाई क्यू वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये वाला क्वेश्चन इसमें भी मेन था वो बेस वाला, तो दिमाग में रखना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।